सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। बैक्टीरिया से भी छोटा है वायरस, ठीक है। खैर वायरस से भी एक दो स्पीसीज है जो कि और छोटा हो, मतलब डिस्कवर्ड हुआ है। बट वायरस जो है वो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और जो ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ए सेलुलर हम किसको बोलेंगे, तो प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्मिक मैकेनिज्म करता है, कहने का मतलब उसके अंदर में साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल मिलके जो काम करेगा उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मैकेनिज्म या ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए हम उसको ए सेलुलर बोल सकते हैं। दूसरा चीज है वायरस सेल क्यों नहीं है, ए सेलुलर क्यों है, सेल क्यों नहीं है, ठीक है। मतलब इसको ए सेलुलर हम बोल रहे हैं बट सेलुलर क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर सेल है तो वो सेल थ्योरी में, सेल का जो थ्योरी है उसमें वो फिट बैठना चाहिए। सेल का थ्योरी, तुम लोग सेल पढ़े हो, सेल थ्योरी बताई है, बताओ क्या होता है सेल थ्योरी, आंसर दो। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ ठीक है, और बताओ। ये तो डिफिनेशन बता दिया तुम, ठीक है, वो स्टेटमेंट है, और बताओ। देखो सेल थ्योरी क्या बोलता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोई भी सेल है अगर वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, अगर वो लिविंग है, तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। बट वायरस जो होता है जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं जाएगा तब तक वो एक्टिव नहीं हो पाता है, इसीलिए वो सेल थ्योरी पे फिट नहीं बैठता है। नॉर्मल तो बैक्टीरियल सेल ले लो, वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकता है। फंगी ले लो, फंगी में ईस्ट ले लो, वो कहीं भी सरवाइव करेगा। एल्गी ले लो, मतलब जो भी है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो नॉर्मल कहीं पे भी सरवाइव करेगा, उसको किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वैसे को हम लोग सेल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल जो है, जो वायरस होता है, जब तक किसी लिविंग होस्ट पे नहीं रहेगा तब तक वो एक्टिव नहीं रहता। नॉर्मल वो अगर हम बात करें कि वो एटमॉस्फेयर में है तो वो नॉन लिविंग है, वो काम, वो वर्किंग नहीं कर रहा, अपना मैसेनरी एक्शन या फिर बोलते मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। वो जब तक ही होगा जो कि वो लिविंग है, तभी वो अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। इसीलिए इसको बोलता है बॉर्डर पे या डेड लाइन पे रखा गया है, डेड लाइन बॉर्डर पे, क्योंकि अगर वो होस्ट पे जाएगा तभी वो एक्टिव होगा। नॉर्मली वो इनएक्टिव, नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव रहता है। मतलब लिविंग में बात करें तो प्लांट में जा सकता है, एनिमल में, तो एनिमल में जाएगा तभी वो एक्टिव होगा, ऐसे वो एक्टिव नहीं होता, इसलिए उसको ए सेलुलर बोलता है। दूसरा है वो सेल थ्योरी के सेल के जो थ्योरी है उसपे वो फिट नहीं बैठता है, इसीलिए इसको बोलता है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, इसका जो सेल का जो रिप्रोडक्शन है, इसका वायरस का जो रिप्रोडक्शन है वो रेप्लिकेट करता है बहुत जल्दी। रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि मतलब देखो रिप्रोड्यूस कब करेगा, रिप्रोडक्शन कब, जब तक किसी सेल पे नहीं जाएगा, किसी लिविंग बॉडी पे नहीं जाएगा तब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। सिंपल, इसमें कुछ है नहीं। और दूसरा चीज, कभी भी कोई वायरस को अगर हम देखेंगे तो इस तरह का नॉर्मली स्ट्रक्चर रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर मतलब ऊपर में कोट रहता है जिसको हम लोग प्रोटीन कोट बोलते हैं, प्रोटीन कोट, ठीक है, कोट होता है। सबका अलग अलग है, जैसे मान लो अगर हम टोबैको मोजाइक वायरस का हम देखेंगे तो अलग है, HIV वायरस का होता है तो अलग होता है, इस तरह से कोट है। और अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इस तरह से DNA वगैरह प्रेजेंट है। का क्या स्ट्रक्चर है, ये ऊपर में जो लेयर है वो उसका सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह से स्पाइक निकला हुआ है ना। तो ये जो है ये प्रोटीन का स्पाइक होता है। यस सर। हाँ, ये जो लेयर जो होता है, और यही लेयर जो होता है इसको ब्रेक करता है। लेयर जो होता है लिपिड का होता है, जो कि इसको तोड़ना, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन का लेयरिंग के कारण इसको ना ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वायरल, मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीज जो भी है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर हम दवाई भी देते हैं तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक क्या करेगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा जो इसको खत्म कर पाए। लेकिन इसका ऐसा कोट रहता है, इसका इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कोट है
ऊपर का जिसको मारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैक्सिमम जो भी वायरल डिजीज है वो बहुत ही ज्यादा डेडली होता है। वायरस के केस में इसका एक यूजफुल है, ये मेडिसिन वगैरह में, एंटीबायोटिक्स वगैरह, सॉरी वैक्सीनेशन, वैक्सीन बनाने में हेल्प करता है। बाकी बात कि वायरस का जो मैक्सिमम जो है वो हार्मफुल इफेक्ट ही है, और वो डिजीज के तौर पे हम लोग उसको देख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि वायरस जो है एक तरह का बहुत ही ज्यादा डेडली या फेटल माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो मैक्सिमम डिजीज काउज करता है, हार्मफुल। हार्मफुल है। और इसका यूज पोलियो वायरस का वैक्सीन बना है, इसी को लेके बनाया गया है वो सब चीज के केस में। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना का भी वैक्सीन बनाने का कोशिश कर रहा है। तो वैक्सीन बनता कैसा, तो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको, उसका स्टडी करके कि इसको खत्म कर पाए, इसको तोड़ के इसको खत्म कर पाए। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेगा मेम्ब्रेन को, इसको अंदर लाएगा, तभी वो क्या कर पाएगा, तोड़ पाएगा। ठीक है, आई मीन उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा, तभी वो खत्म हो जाएगा। नहीं, और यही डिस्ट्रॉय जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और देखो नॉर्मली क्या है, बहुत तरह का डिजीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम HIV एड्स का लेते हैं, तो वो करता क्या, देखो जैसे मान लो कि वायरस जो एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो सेल के जेनेटिक, आई मीन न्यूक्लियस पे अटैक कर देता है, क्रोमोसोम पे अटैक करता है, जिसके कारण उसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा डेडली है या फेटल है। लेकिन और सब बैक्टीरिया वगैरह केस में वो डायरेक्टली हम जेनेटिक मटेरियल पे इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए बोलता है वायरस जो है वो फेटल डिजीज काउज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कॉमन कोल्ड जो फ्लू है, जैसे फ्लू एक एक डिजीज है जिसमें सर्दी खांसी और बुखार आता है। उसमें क्या है कि चलो उसमें उसको दवाई वगैरह तो निकल गया है, तो दवाई वगैरह दे के ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है, कोरोना का कोई वैसा वैक्सीन या कोई वैसा मेडिसिन पर्टिकुलरली नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग किसी और डिजीज का दवाई, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन जो तुम लोग सुना होगा न्यूज वगैरह में, वो सब देके उसका इफेक्ट है, आई मीन इस वायरस को मारना बहुत मुश्किल है। तो इसके इफेक्ट को हम लोग कम कर देते हैं, कम करते 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 एक टाइम पे ये कमजोर हो जाता है और अपने आप अपना इफेक्ट खत्म करता है, फिर वो मरता है। इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जल्दी नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो होस्ट पे गया बस वो लिविंग भी हो जाएगा और रिप्रोडक्शन करना भी स्टार्ट करेगा। इसका जो हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, डिजीज के तौर पे बहुत सारे डिजीज का एग्जाम्पल हम देंगे। ठीक है, और दूसरा यूजफुल बस वही है, कुछ कुछ है जो वैक्सीन वगैरह बनाने में हेल्प आता है। ठीक है, तो इसका नोट लिख लो, 4-5 लाइन इसको लिखो, समझ गए ना, बस में कुछ है नहीं। और लोग पढ़ाए मतलब टेक्स्ट बुक या जो भी बुक्स वगैरह है, अब तो बुक ले सकते हो, स्टेशनरी दुकान खुल गया है, तो लोग जल्दी से अपना अपना बुक को ले लो। ठीक है क्योंकि सर। हाँ बुक्स रहेगा तभी मतलब ठीक है तो ठीक है, जो नहीं लिए हो उसके लिए बोलो। ठीक है, सबसे फर्स्ट में टॉपिक दो वायरस। Virus are something between the living and the non-living. The non-living. They are acellular organism which means that they do not have any substance contained in a shell. They
consist of a bit of nuclear material wrapped in a protein coat. Wrapped in a protein coat. ठीक है, इसके बाद लिखो they cannot reproduce unless they enter the cell. They enter the cell of living organism. ठीक है, ये बात when virus enter the living body, चाहे वो यूनि और मल्टी हो, living body, it is able to multiply. It is able to multiply and produce hundred of hundreds of viruses within the host cell. Within the host cell. सर सेकेंड पॉइंट रीड करिए ना. They consist of a bit of nuclear material wrapped in a protein coat. ये सेकंड पॉइंट ना, wrapped है. Consist of a bit of nuclear material. अभी हम बताए ना कि अंदर में बस जेनेटिक मटेरियल होता है, ऊपर से कोड रहता है, प्रोटीन का कोड रहता है, बस और कुछ नहीं रहता है. हाँ सर अगर जैसे आप बोले थर्ड वाला पॉइंट में, तो एमोइबा के अंदर भी कोई वायरस घुस सकता है. हाँ, किसी के अंदर जा सकता है. वो तो घुसे जैसे जाएगा वो तुरंत मर भी जाएगा. अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कुछ ही नहीं. जैसे बैक्टीरिया में वायरस अटैक करता है तो उसको बैक्टीरियोफेज फाज बोलते हैं. तो है, ऐसा नहीं है कि है, होता यूनिसेलुलर में भी चला जाता है. ठीक है, इसका आगे लिख लो. सर लास्ट स्लाइड में क्या है सर? लास्ट लाइन, प्रोड्यूस 100 of viruses within the host cell. Destroyed and the nuclear material of the virus take over. Let's take over. Take over.
ऊपर वाला मिटा रहा है। हो गया, तो मिटा रहे हैं। देखो ऊपर ला द होस्ट सेल फाइनली ब्रश टू रिलीज द वायरस विच इन्फेक्ट अदर सेल। मतलब जब वायरस उसके मटेरियल में आई मीन जब स्ट्राइक करेगा सेल के न्यूक्लियस पार्ट को, तो वहां को जब पार्ट कैसे वो जब इन्फेक्ट करता है तो वायरस वाला मटेरियल वो ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रस्ट करने के बाद फिर वो वहां से निकलेगा, फिर दूसरे सेल को वो खराब करना स्टार्ट करता है। इसीलिए वायरल जो होता है, वायरस डिजीज जो होता है डायरेक्टली सेल पे इफेक्ट करता है। और कहीं पे भी अगर सेल मर रहा है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मोस्टली जो वायरस होता है काउज diseases and are parasites। तो पता है कि अगर पैरासाइट्स होगा तो डिजीज काउज करेगा ही करेगा, ठीक है। इनफैक्ट दे कैन इन्फेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल। सर हाँ सर ये एंडोक्राइन सिस्टम है ना? नहीं तो ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नहीं 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 मतलब ये चैप्टर कौन सा है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है, ठीक है। एक्चुअली सर तुम अभी चैप्टर बैठा, नंबर तुम लोग का नहीं है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तुम्हारे में। यस सर। सर हम लोग में तो सीबीएसई वाले में, आईसीएसई वाले से बात कर रहे हैं हम। है सर बोलो, कौन सा चैप्टर है बताइए, सब बता दो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके कोई चैप्टर है? नहीं होगा, आई थिंक वो नहीं, तुम लोग का नहीं है, वो नहीं हमको पता है, ठीक है। तो इन लोग का पढ़ा रहे थे, तो इन लोग को खत्म करके फिर तुम लोग का जो कॉमन चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा तुम लोग में फूड प्रोडक्शन है ना? यस सर। आईसीएसई, आईसीएसई, सीबीएसई तो है, आईसीएसई फूड प्रोडक्शन हाँ है ना? सर यस सर। अच्छा ठीक ठीक है, तो इसके बाद हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। तो ये खत्म करते हैं। दे इन्फेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल एंड इवन बैक्टीरिया ठीक है। हो गया सर। हो गया ना? एग्जाम्पल लिख लो। कॉमन कोल्ड, जिसको हम लोग फ्लू भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, रैबीज, पोलियो एंड एड्स। इसको नोट करो। ये वायरस खत्म हो गया, अब हम लोग का बस प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है। सर आप हार्मफुल एल्गी के बारे में लिख रहे थे। हार्मफुल एल्गी
हार्मफुल एल्गी में बस वही है कि यूट्रिफिकेशन है, एल्गी में कुछ नहीं है वैसा, हार्मफुल नहीं, यूट्रिफिकेशन ही एक हार्मफुल वाला था बस, डिजीज विजीज नहीं है उसमें, ठीक है, यूट्रिफिकेशन हम लिखाए हैं। हो गया सर। अच्छा यूट्रिफिकेशन सर हो लिखाए है गया। ना? हाँ ठीक है, यूट्रिफिकेशन लिखाए है ना तुम लोग को एल्गी में? यस सर। हाँ तो वो यस कंप्लीट सर। है, बस ये वायरस हो गया, कंप्लीट है। अब हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो देखो हम लोग का कुछ कुछ पॉइंट है, ठीक है, इसमें जो है हम लोग को बताते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, आखिर जो भी फूड प्रोडक्ट है या फिर जो भी फूड आइटम्स है, ठीक है, जो कि मार्केट वगैरह में मिलता है, तो उसको हम लोग प्रिजर्व कैसे करेंगे ताकि वो खराब ना हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ध्यान दोगे क्या है नहीं है। सबसे फर्स्ट में प्रिजर्वेशन हम लोग को करना क्यों है ये समझो। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ध्यान से समझना, कुछ कुछ चीज है जो हम लोग को देखना है। प्रिजर्वेशन फूड, फूड को प्रिजर्व क्यों करना है कि फूड खराब ना हो और हम उसको फर्दर बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो उसको प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो बहुत ऐसा रॉ फूड है जो खराब हो जाता है, और जब खराब होगा तो ऑलरेडी नुकसान हम ही लोग को होना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में फूड को हमको प्रिजर्व करना है यस सर। किससे? आखिर आखिर हम लोग जो प्रिजर्व करेंगे तो किससे? तो खराब नहीं होना चाहिए, स्पॉइल नहीं करना चाहिए। तो स्पॉइल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? सिंपल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे ज्यादा फूड को स्पॉइल करने का काम करता है वो है बैक्टीरिया एंड फंगी। फंगी। फंगी में हाँ, जो नॉर्मली ब्रेड वगैरह में जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ग्रीनिश ग्रीनिश कॉलोनी बना लेता है, वो सब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सब्जी वगैरह प्याज वगैरह अगर ज्यादा यूज करते तो वो खराब करता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो ग्रोथ कर जाता है। तो सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करने का मेन रीजन क्या होता है? तो एक मॉइस्चर, आई मीन पानी होना चाहिए, और दूसरा टेम्परेचर। अगर ये दो चीज जहां मिल गया वहां पे माइक्रो क्या ग्रो करेगा, और ग्रो कर गया तो फूड को खराब करेगा ही करेगा अगर फूड में करता है तो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ध्यान दोगे कि एक एक पॉइंट करके हम समझा देते हैं। सबसे पहले अगर फूड को स्टोर करना है, हमको कहीं स्टोर करना है, तो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? तो जैसे मान लो सपोज दैट हम लोग किसी रूम को, जैसे गोदाम वगैरह होता है, गोडाउन होता है, वो बहुत बड़ा बड़ा, जैसे मान लो कोई भी फूड आइटम्स आया, मान लो गेहूं ही आया, तो गेहूं को हमको स्टोर करना है। तो स्टोरिंग फूड क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो अगर एक्सेस खाना है, फूड आइटम्स एक्सेस आ गया, तो उसको स्टोर करेंगे ताकि फर्दर हम उसको यूज करेंगे। स्टोरिंग करने के लिए सबसे पहले कि हम जहां पे, जैसे मान लो कोई रूम हम ले ली, वहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? स्टोरिंग फूड करने के लिए सबसे पहला काम है उसको क्लीनिंग करो। अगर हम फूड जैसे फूड का जो फूड ग्रेन्स की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, जैसे मान लो चावल है, गेहूं है, इस तरह का रॉ फूड जो खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है वो सबका, तो वो लोग को पानी से बचाना है, टेम्परेचर भी उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, कीड़ा वगैरह से बचाना है। तो स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए सबसे फर्स्ट में क्या करना पड़ता है हम लोग को कि जो मान लिया कोई गोडाउन लेते हैं, मान लो कोई कमरा है, वहां पे उसको रखना है, तो सबसे पहले कमरा को क्लीन करना है। क्लीन क्यों? क्योंकि क्लीन करने से जो भी माइक्रोब्स है वहां पे वो सारा मर जाएगा। सैनिटाइजेशन एक तरह का डिसइंफेक्टेंट करते हैं, धो के, ठीक है, धो के। ऐसे भी हम लोग घर वगैरह रूम वगैरह धोते हैं, क्या होता है कि हम लोग डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं बहुत सारा, जैसे फिनाइल वगैरह है, या फिर हम लोग डिटॉल्स वगैरह के से फ्लोर वगैरह साफ करते हैं। क्यों सेवलॉन। करते? उसी तरह। हाँ, सेवलॉन तो अलग चीज है जी। सेवलॉन तो हम लोग पानी में डाल के नहाते हैं, उसको हम लोग इस पे फर्स्ट जो भी हो डिसइंफेक्टेंट ही करते हैं यूज, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट से क्या होता है, जो भी माइक्रोब्स है वो मर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद पूरी तरीके से ड्राई कर देंगे, क्योंकि अभी हम तुमको जस्ट बताया कि टेम्परेचर और मॉइस्ट जहां पे मिला वहां माइक्रोब्स ग्रो करेगा। तो सबसे फर्स्ट में उसको हम लोग को पूरी तरीके से ड्राई करना है। ड्राई कर लिए। ड्राई करने के बाद मान लो हम अनाज की बोरी की बात करें, ये सब रॉ फूड है ना, ये सबको अगर सेफ नहीं करेंगे तो वो मर सकता है। तो हम लोग उसको मान लो वो बोरा में बंधा हुआ, तो बोरा में करके हम उसको रख दिए रूम में। फिर उसके बाद
वो रूम को हम लोग फिर फ्यूमिगेट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे भी क्रॉप में हार्वेस्टिंग का जो मैकेनिज्म है यही है। तो उसमें क्या फ्यूमिगेशन करने से जो दीमक वगैरह लगता है, जो छोटे छोटे कीड़ा है, वो सब नहीं लगेगा। तो ये 3 प्रोसेस, पहला हम उसको वॉश किए, दूसरा ड्राई किए, तीसरा अगर हम रख रहे हैं बोरी आई मीन अनाज क्रॉप वगैरह का जो रखना है तो उसको हम लोग फ्यूमिगेट किए। फ्यूमिगेशन के बाद चौथा क्या है कि नहीं तो गर्मी जहां मिला तो माइक्रोब ग्रो करने का खतरा बढ़ जाता है। पहला तो ये इस तरह से फूड स्टोरिंग कर सकते हैं। मेनली क्या है वहां पे उसको ड्राई स्टोरेज भी इसको बोलते हैं कि हम लोग धो के उसको सूखा कर दें, तो अच्छे से सुखा दें, धूप लगा दें और फिर वहां पे अगर कुछ रखते हैं नॉर्मली फ्यूमिगेट नहीं भी करेंगे तो नॉर्मली ड्राई करके रखेंगे तो वो फिर क्या होगा कि वो मतलब स्टोर आई मीन स्टोर्ड बहुत अच्छे से खराब नहीं होगा। तो ये पहला प्रिजर्वेशन का मैकेनिज्म है। दूसरा है तुम्हारा ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्यों करते हैं अभी बताएं। एक सेकंड रुकना, एक मिनट। हाँ, तो दूसरा हम लोग ड्राई क्यों करते हैं तो देखो, तो फूड स्टोरेज में वही ड्राइंग मैकेनिज्म है, धोना वॉशिंग वगैरह। तो ड्राइंग भी वही चीज है कि ड्राई इसलिए करते हैं क्योंकि अगर पानी मिल गया, उसको मॉइस्ट रह गया वहां थोड़ा सा भी, तो वो खाना को आई मीन जो भी हम रॉ फूड रखे हैं उसको खराब कर देता है। तो ड्राइंग भी इम्पोर्टेंट। ड्राइंग बहुत तरीके से होता है, जैसे कि हम लोग धूप में भी रख सकते हैं या फिर उसको आर्टिफिशियली गर्मी देख के हम उसको ड्राई भी कर सकते हैं, या फिर बहुत प्रेशर से हवा दे के उसको ड्राई कर सकते हैं। मतलब ड्राइंग का बहुत सारा तरीका है, तो ये हम लोग कर सकते हैं ड्राइंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है फ्रीजिंग। और देखो ड्राइंग में बहुत सारा मैकेनिज्म है। ड्राइंग में जैसे मान लो कि जैसे अचार वगैरह है, अचार वगैरह मम्मी लोग पिकल्स वगैरह राइस। बनाती है, तो क्या राइस नहीं पिकल्स वगैरह बनाती है तो क्या करती है कि उसमें सब कुछ डाल के फिर उसको धूप में देती है। आखिर धूप में क्यों देती है, रीजन है कि जो भी उसमें पानी वगैरह होगा वो सबसे ड्राई, तो सन ड्राइंग ही मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी बात और अगर फूड को वो डाउन वगैरह को करने के लिए हम लोग हवा से भी उसको साफ कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, या फिर हम लोग गर्मी दे के आई मीन वहां पे हॉट कुछ भी वहां पे लगा के उस तरह से उसको ड्राई कर सकते हैं। तो मेनली क्या देखो, जैसे मान लो क्या होता है कि जब धूप तुम दोगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल पिकल्स कैसे होता है क्योंकि आगे वो आएगा पिकल्स इसलिए क्योंकि देखो एक तो बैक्टीरिया, जैसे हम अचार में नमक जैसे डालते हैं, ठीक है, तो क्या बोलता है नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि पिकल्स क्या होता है कि जो भी वो टफ पार्ट है, जैसे मैंगो वगैरह का जो टफ पल्प है वो हार्ड पल्प है वो सॉफ्ट में कन्वर्ट कर गला देता है। गलाना तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं माइक्रोब्स भी किल करता है। साथ साथ में अगर तुम उसको धूप नहीं दिखाओगे तो जो भी मॉइस्चर है वो उड़ेगा नहीं, और अगर उड़ेगा नहीं तो फिर वहां पे माइक्रोब्स ग्रो कर सकता है। तो एक फ्रीजिंग, ड्राई फ्रीजिंग में सन का जो फ्रीजिंग सॉरी ड्राइंग में सन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट, तो उससे कर सकते हैं। तो तीसरा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्यों, क्योंकि नॉर्मल तुम देखो एग्जांपल के तौर पे हम लोग घर पे फ्रीज वगैरह यूज करते हैं, तो फ्रीज वगैरह जो यूज करते हैं तो क्यों फ्रीज में हम लोग खाना वगैरह रखते हैं, उसका क्या रीजन है। देखो अभी हम जस्ट पहले बताए कि अगर मॉइस्ट होगा टेम्परेचर होगा, तो मॉइस्ट का तो कोई बात नहीं, बट टेम्परेचर, तो सोचो कि गर्मी के दिन में खाना क्यों खराब होता है, और गर्मी के दिन में अगर हम फ्रीज में खाना रखते हैं तो खराब नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर नहीं मिलता है तो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि यस अगर सर। टेम्परेचर उसको डाउन मिला या बहुत ज्यादा मिला तभी वो मर पाएगा। तो नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको 10 डिग्री 50 डिग्री 45 डिग्री के अप्रॉक्स में अगर गर्मी है तो ग्रो माइक्रोस बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा, तो वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन अगर उससे कम हुआ तो फ्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रीजिंग भी एक मेथड है जिससे हम लोग प्रिजर्व करते हैं। तो जैसे दाल वगैरह हो गया, दूध वगैरह हो गया, उसको हम लोग रख सकते हैं फ्रिज में। बट नॉर्मली एक जनरल नॉलेज ये समझ लो कि ज्यादा देर तक फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। कितना भी कंपनी हो, कितना भी वो टेक्नोलॉजी बता दे, बट ज्यादा देर फ्रिज में रखने से, खाना रखने से जो भी उसका न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होता है। तो कोशिश करो कि कुछ ऐसा चीज है जैसे जो नॉर्मली जो हम लोग खाते उसको फ्रिज में ज्यादा नहीं रखे, ज्यादा यूज नहीं करें। ठीक है, गर्मी का दिन है, फ्रीजिंग यूज कर सकते हैं,
फ्रिज भी यूज कर सकते हैं, तो वो चीज ठीक है। तो फ्रीजिंग बस है कि टेम्परेचर डाउन कर दो तो माइक्रोस्मा ग्रोथ नहीं करेगा। उसके बाद है तुम्हारा एडिशन प्रिजर्वेटिव। तो एडिटिंग प्रिजर्वेटिव में देखो, जैसे एडिटिंग क्या, जैसे मान लो कोई रॉ फूड जैसे मशरूम्स वगैरह है, फंगी वगैरह का जो पैकेट्स वगैरह जो आता है, उसमें कुछ ऐसा केमिकल को ऐड कर देंगे, एडिंग कर देंगे, मतलब उसमें डाल देंगे तो वो खराब नहीं होता है। तो वो एडिटिंग प्रिजर्वेटिव कहता है एक तरह से। एग्जाम्पल भी कुछ है, जैसे हाँ, जैसे विनेगर, ऑयल, सॉल्ट वगैरह, ये सब क्या है, एक तरह का विनेगर जो है, विनेगर बहुत ज्यादा खट्टा भी होता है, तो वो माइक्रोब्स मेनली बैक्टीरिया और फंगी का जो जो सेल है उसको मारने में हेल्प करता है। ऑयल्स वगैरह है। दूसरा क्या चीज है कि सॉल्ट वगैरह है। अभी हम तुमको बताएं, जैसे मान लो पिकल है, पिकल्स में क्या करते हैं, सॉल्ट थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, धूप दिखाना पड़ता है, तो ठीक है। सन ड्राइंग ठीक है, सन ड्राइंग में क्या है कि चलो किल कर देगा, लेकिन मॉइस्ट अगर रहा तो भी ग्रोथ कर सकता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वो ऑयल वगैरह डालने से कहीं ना कहीं माइक्रोब का जो भी मैकेनिज्म है वो स्टॉप कर देता है, और बाद में धूप तो दिखाना ही दिखाना है, तो धूप हम लोग सन ड्राई कराएंगे तो पिकल्स ठीक रहेगा। तो ये हो गया। दूसरा है तुम्हारा हीटिंग। हीटिंग में पता है हीट कर दो भाई, तो हीटिंग जैसे मान लो जैसे पिकल्स का एग्जाम्पल है, हीट मेथड मैकेनिज्म से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यस फिर सर, तुम्हारा है, उसके वैक्यूम बाद है पैटर्न। हाँ वैक्यूम पैकिंग। इसमें क्या होता है कि स्नैक्स वगैरह का जो पैकेट है उससे वैक्यूम मतलब हवा निकाल के, मतलब बोलते हैं वैक्यूम में क्या करना पड़ता है, वैक्यूम मतलब क्या है, जहाँ से ई कर सकते हैं, मतलब एक तरह का क्या बोल सकते हो। वैक्यूम पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं बताओ। सर एयर खाना निकाल डाल के के उसमें उसमें से फूड एयर स्टोर निकाल करते हैं। देते हैं, मॉइस्चर एकदम हाँ नहीं पहुंच पाता, एयर एयर निकाल बिल्कुल। के फूड स्टोर कर सकते हैं। वही चीज है, मतलब वैक्यूम के अंदर एयर को वहां से खत्म कर दो, तो फिर वो वैक्यूम जो स्नैक्स वगैरह है, जितना भी पैकेट, जो भी प्लास्टिक पैकेट जो भी है, कुरकुरे वगैरह खा रहे हो उसमें, वो चीज है। उसके बाद भी तुम्हारा एक है कैनिन। कैनिन का मतलब वहां पे क्या है, कैनिन जो लेदर फैक्ट्री में यूज होता है, बताओ। सर सील करना। नहीं, और कैनिन में क्या होता है ना कि बहुत ही हाई टेम्परेचर में अगर किसी भी फूड को किल कर देगा, एकदम हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में भी करना, सन ड्राइंग अलग है, हाई टेम्परेचर अलग है। हम जैसे अभी तुमको बताया था कि टेम्परेचर तो एक सन से भी होता है और हम लोग प्रोवाइड भी कराते हैं, तो हाई टेम्परेचर इज कैनिंग, ठीक है। और एक तुम्हारा लास्ट मेथड है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या होता है कि तुमको 70 डिग्री तक उसको गर्म करो, फिर अचानक से ठंडा कर दो। तो उसमें दो चीज होता है, एक तो मिनरल्स का भी एडिंग होगा, और जो भी मॉइस्चराइजर आई मीन जो भी माइक्रोब्स वगैरह होता है वो सारा वहां से मर जाएगा, ठीक है। तो ये सब मेथड है, तो ड्राइंग है, फ्रीजिंग है, उसके बाद फिर एडिटिव एडिटिव प्रिजर्वेशन है, कैनिन है, वैक्यूम वाला बोल सकते हैं, हीटिंग है। तो बहुत सारा मेथड है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। बट मेनली बस इतना याद रखो कि मॉइस्चर हटाना है, चाहे जिस मेथड से हटा दो या फिर ज्यादा, ठीक है, जिसके कारण सकते हैं। फूड से बचाने के लिए हम लोग इतना काम करते हैं, ज्यादा ही होता है घरों में, ठीक है। उसके बाद देखते होगा तो क्या करते हैं कि हम लोग धूप वगैरह में डालते हैं, विनेगर का भी यूज किया जाता है। ये सब चीजें कुछ कुछ मेथड जो यूज है तो हम लोग बताएं, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक काम समझाएं, उसमें 2-3 लाइन हम लिखवा देते हैं हर एक, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन, फूड टॉपिक दे दिया, देखो पहला पॉइंट, सर चैप्टर कौन सा है? क्या चैप्टर वही वाला है। चैप्टर अरे वही नेम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही चैप्टर है, उसी में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, ठीक है। अभी कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, टॉपिक है ये।
अब इसके बाद खत्म होगा तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वही वाला पॉइंट है सर। हाँ वही है फुल स्टॉप के बाद सर स्टेप 2 के बाद क्या है? steps to create condition in which it is difficult to grow difficult for harmful organism to grow तो some specific methods for preservation of food। पहला मेथड है स्टोरिंग फूड। Storing food in airtight container is better। Set off it sets out insect and microorganism in the air as also moisture this method is called dry storage for non-perishable food or non-perishable food। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है ड्राइंग। बैक्टीरिया एंड फंगी, ऊपर वाला नोट कर लिए? यस सर। ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंगी नीड मॉइस्चर टू ग्रो, नीड मॉइस्चर टू ग्रो, मॉइस्चर टू ग्रो। स्टोर हाँ बोलो। रेज 4 के बाद क्या है? कहाँ? फर्स्ट पॉइंट क्या है? लास्ट लाइन ड्राई के बाद। ड्राई स्टोरेज फॉर नॉन पेरिशेबल, NONPERISHABLE फूड। बैक्टीरिया एंड फंगी नीड मॉइस्चर टू ग्रो। कहाँ पे आ रहा है यार? So drying or dehydration. So drying or dehydration. Food is one way of preserving it. ठीक है। एग्जाम्पल, sun dry is traditional method to drying, बस ट्रेडिशनल मेथड लिखो। सन ड्राई जो होता है वो ट्रेडिशनल मेथड, सन ड्राइंग होगा, सॉरी, सन ड्राइंग इज ट्रेडिशनल मेथड। लास्ट लाइन क्या है सर? लास्ट लाइन है ड्राइंग और डियर फूड इज वन वे ऑफ प्रिजर्वेटिंग इट। एग्जाम्पल, सन ड्राइंग इज ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है। सो ड्राई के बाद क्या है? फूड ड्राई कहाँ देख रहा है? सो ड्राई और सो ड्राई और डिहाइड्रेशन है। अच्छा, ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, इसको तो ठीक है। लास्ट वाला छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो, हाँ, नेक्स्ट है फ्रीजिंग। टॉपिक 2, फ्रीजिंग। ठीक है। Another ways of discouraging the growth of bacteria, and fungi is to store food at a low temperature. This method is called cold storage. इस मेथड को कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, फ्रीजिंग मेथड को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हीटिंग।
हीटिंग है लिक्विड में, ड्राई फ्रीजिंग और स्टोरेज इन एरेटेड, ड्राइंग फ्रीजिंग और स्टोरिंग फूड in airtight container prevents microorganism for growing, microorganism for growing, but does not kill them. Hitting does that is why we boil milk. That is why we boil. हिटिंग के बाद है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, like salt, sugar and vinegar are often added to prevent the growth of microorganism. ये चीज है, ठीक है, इसको नोट करो फटाक से। उसके बाद है हिटिंग कैनिंग, के बाद है हिटिंग तक मिटा रहे हैं। क्या वो छूट गया क्या? नो सर। नो चलो सर। ठीक है, चलो एडिटिव प्रिजर्वेटिव लिखो, फिर कैनिंग, टॉपिक टू कैनिंग। Food is first heated to high temperature. First heated to high temperature to kill bacteria and spores. To kill bacteria and spores. ठीक है, and then sealed in airtight cans or bottles to prevent reinfection by microorganism. कैनिंग। उसके बाद है वैक्यूम, लास्ट है वैक्यूम पैकिंग, ठीक है। टी, कॉफी, चिप्स,
tea, coffee, chips, and other snacks are vacuum packed or packed in cartons. Packed in cartons, comma, cans or packets from which air has been removed. बस हो गया ये। प्रिवेंट के बाद क्या? प्रिवेंट के बाद कौन सा प्रिवेंट? कहाँ पे? कैनिन के में वाटर कैनिन टू प्रिवेंट के बाद रीइंफेक्शन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, रीइंफेक्शन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, रीइंफेक्शन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, रीइंफेक्शन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, हो गया दादा? यस सर, कैनिंग मिटा दीजिए। हाँ नो सर। नहीं हुआ है सर हो गया। चलो एक लास्ट है वैक्यूम पैकिंग, इसको लिख लो। हो गया सर। नो तो हाँ ठीक है, लिख लो। हाँ तो तुम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी टॉपिक था वो सारा कंप्लीट हो गया है, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास क्रॉप प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग का क्रॉप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ के आओ तुम लोग। ठीक है, और क्वेश्चन बुक वगैरह लिए तुम लोग? यस सर। यस सर। तो तुम लोग क्वेश्चंस वगैरह बनाओ, उसका जो क्वेश्चंस वगैरह है उसको बनाओ। ठीक है, क्वेश्चंस उसको बनाओ अच्छे से। सर हम एनसीईआरटी वाला बना रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, जो बुक है उसका बनाओ, एनसीईआरटी हो या फिर कोई और जो भी बुक स्कूल तुम लोग को दे रही है, सारे बुक्स का क्वेश्चन, बुक कोई भी हो क्वेश्चन बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबका ऑलमोस्ट क्वेश्चन बस मिला जुला ही रहता है, वैसा कुछ नहीं है दिक्कत। ठीक है, उसको तुम करो अच्छा से। ठीक है, हो गया तो सर। हाँ तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास फूड प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन वो अगर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक इसको कंप्लीट करके तुम लोग रखोगे। ठीक है, ओके सर। ठीक।